जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग टर्म के बारे में। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में बताया था और आज की क्लास में पढ़ना है अकाउंटिंग टर्म। यानी कि मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि अकाउंटिंग को हम हिंदी में बोलते हैं लेखांकन। क्या बोलते हैं? लेखांकन बोलते हैं। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो अकाउंटिंग जो हम करते हैं, ये जो अकाउंटिंग हमारा दिया हुआ है, ये टोटली मतलब ये जो भी अकाउंट हम करेंगे, चाहे जो भी अपना टैली पे हम वर्क करेंगे, ये समझिए कि सबसे पहले आपको इसी टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से आपको कोई भी काम करना होगा। समझ में आ रहा है ना? इसी टर्म के हिसाब से हमको कोई भी अकाउंटिंग करना होगा। इसमें टर्म क्या क्या है, तो टर्म में सब यहाँ पे पॉइंट करके आपका दे रखा है। इस टर्म एंड कंडीशन को आपको जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब तक हमको टर्म और कंडीशन नहीं पता रहता है, हम अपने हिसाब से काम नहीं कर पाते। जैसे अपने इंस्टीट्यूट का भी एक टर्म एंड कंडीशन, एक रूल्स, एक रेगुलेशन है, उसके हिसाब से हमको काम करना होता है कि आपको बिना बैग क्लास अलाउ नहीं किया जाएगा, बिना आईडी कार्ड आपको क्लास अलाउ नहीं किया जाएगा। समझ में आ रहा है ना? इस तरीके से क्लास आपका निर्धारित समय से चलेगा। तो एक आपका रूल्स रेगुलेशन आपका बना हुआ है, एक टर्म एंड कंडीशन आपका दिया हुआ है। एक आपके लिए टर्म है, कंडीशन है कि आपको इसमें रहना ही पड़ेगा, रूल्स में आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, तभी जाकर के आप क्लासेस ले सकते हैं। सेम वैसे ही अगर हम अकाउंटिंग करना चाहते हैं तो अकाउंटिंग के कौन कौन से टर्म एंड कंडीशन होते हैं, वही आज की क्लास में जानना। तो देखिए, इसमें सबसे पहला ऑप्शन आपका दिया है अकाउंट। पहला ऑप्शन अकाउंट। और अकाउंट को हम हिंदी में बोलते हैं खाता। क्या बोलते हैं? खाता। तो जैसे कि अकाउंट का मतलब होता क्या है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अकाउंट किसी बिजनेस के ट्रांजेक्शन का एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसका प्रभाव किसी भी पार्टिकुलर एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस या इनकम पर पड़ता है। एग्जाम्पल कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट इत्यादि। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? अकाउंट किसी बिजनेस के ट्रांजेक्शन का एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसका इफेक्ट टोटली पार्टिकुलर विशेष किसी एसेट्स पे पड़ता है, किसी लायबिलिटी पे पड़ता है, किसी एक्सपेंस पे पड़ता है या किसी इनकम पे पड़ता है। और हमारी बिजनेस के लिए चारों जरूरी है। आपके बिजनेस में एसेट्स का भी होना जरूरी है, लायबिलिटी का भी होना जरूरी है, एक्सपेंस का भी होना जरूरी है और इनकम का भी होना जरूरी है। विशेषकर अगर देखा जाए तो पार्टिकुलर यहाँ पे बोला गया है। पार्टिकुलर का मतलब मात्र इन्हीं चारों पे सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट आता है। एक है आपका एसेट्स, एक है आपका लायबिलिटी, एक है आपका एक्सपेंस और एक है आपका इनकम। इसका मतलब क्या होता है? तो एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति। एसेट्स का मतलब संपत्ति होता है। और लायबिलिटी का मतलब होता है कर्ज। लायबिलिटी का मतलब कर्ज होता है। इसके बाद से एक्सपेंस का मतलब होता है खर्च, और का इनकम का मतलब होता है आमदनी। ये चारों ऑप्शन पे सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो ये आपका पार्टिकुलर प्रभाव इसका पड़ता है ज्यादा मात्रा में। जैसे आपका कैश अकाउंट हो गया, बैंक अकाउंट हो गया इत्यादि। समझ में आ रहा है ना? मतलब अगर कह रहा है यहाँ पे कि अकाउंट किसी भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन का एक ऐसा स्टेटमेंट है, कोई भी बिजनेस है, उस बिजनेस के ट्रांजेक्शन का मतलब मैंने क्या बताया था? सौदा, जिसको हम लेन देन बोलते हैं, उसी को तो ट्रांजेक्शन मैंने कल बताया था। तो कह रहा है कि यहाँ पे बिजनेस के ट्रांजेक्शन का एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसका प्रभाव किसी भी पार्टिकुलर एसेट्स पे पड़ता है, लायबिलिटी पे पड़ता है, एक्सपेंस पे पड़ता है या इनकम पे पड़ता है। अब ऐसे में क्वेश्चन बनती है कि सर एसेट्स मतलब होता क्या है? तो आप ये सिंपल शब्दों में समझिए कि एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति। अब एसेट्स की और भी अगर आपको डीपली जानना है तो ये सब आगे की क्लास में दिया हुआ, ये सब आगे की पॉइंट में आपका दिया हुआ। और लायबिलिटी का मतलब होता है कर्ज, जिसको हम दायित्व भी बोल सकते हैं। इसके बाद से आता है एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब होता है खर्च और इनकम का मतलब होता है आमदनी। इसी चारों पे विशेष प्रभाव इसका पड़ता है। तो जैसे कि कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे, तो कैश अकाउंट, इसी तरीके से आपका बैंक अकाउंट, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, मोहन अकाउंट, ये सब एक प्रकार के अकाउंट्स के समूह होते हैं, अकाउंट्स होते हैं। अब चलिए, अब अगला जो टॉपिक आपका दिया है ये है आपका बिजनेस। क्या दिया है? बिजनेस। और बिजनेस को हिंदी में बोला जाता है व्यापार। तो यहाँ पे बिजनेस का मतलब होता क्या है? तो यहाँ पे लिखा भी है कि लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया कार्य हमारा क्या कहलाता है? बिजनेस का। कोई भी वर्क हम करते हैं, ये चीज मान करके करते हैं
कि उसमें हमको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है ना, इसको हम बिजनेस बोल सकते हैं, इसको हम बिजनेस बोल सकते हैं। कह रहा है कि लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया कार्य हमारा बिजनेस या व्यापार कहलाता है। यानी कि व्यापार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना। व्यापार का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना। और कह रहा है कि बिजनेस को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया है। एक आपका आता है ट्रेडिंग बिजनेस, एक आपका आता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, और एक आपका आता है सर्विसेज के बिजनेस। ये 3 प्रकार के बिजनेस आते हैं। चूंकि मैंने अभी आपको बिजनेस के बारे में बताया है कि लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया कार्य क्या कहलाता है, बिजनेस कहलाता है। कोई भी आप ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि अगर आपको उसको लाभ मिल रहा है, वही आपके लिए बिजनेस है, वही आपके लिए बिजनेस है। और इसका मुख्य उद्देश्य होता है, बिजनेस का मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। कोई भी व्यक्ति अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो ये चीज मान करके स्टार्ट नहीं करता है कि हमारे बिजनेस में लॉस होगा, ये चीज मान करके स्टार्ट करता है कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट होगा, लाभ ही लाभ होगा। लेकिन हानि और लाभ एक दूसरे के कोई जरूरी नहीं कि आपके बिजनेस में लॉस हो रहा है, कोई जरूरी नहीं कि आपके बिजनेस में हमेशा हमेशा प्रॉफिट ही हो सके कि आपके बिजनेस में लॉस भी हो सकता है। ये मैंने कल की क्लास में आपको डिस्कस करके बताया। लेकिन मुख्यतः होते कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। आप समझिए कि ट्रेडिंग बिजनेस क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या होता है, और सर्विसेज की बिजनेस क्या होता है। ये 3 प्रकार के आपने बिजनेस दिया है, ट्रेडिंग बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और सर्विसेज के बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस किस प्रकार के बिजनेस है, तो जैसे कि कोई प्रोडक्ट हम खरीद करके और तब जाकर के किसी को सेल कर रहे हैं, ऐसे बिजनेस को ट्रेडिंग बिजनेस बोला जाता है। नहीं समझे, जैसे कि हमने एक दुकान किया, उस दुकान में मैंने 100 पीस ला करके लैपटॉप कहीं से खरीद के ला करके मैंने रख दिए, जो कि कस्टमर को हमको सेल करना है, ऐसे बिजनेस को हम ट्रेडिंग बिजनेस बोल सकते हैं। क्या उस लैपटॉप को हम बना रहे हैं, बना कोई और रहा है, लेकिन उससे हम खरीद करके लेके आ रहे हैं और तब किसी और कस्टमर को हम सेल कर रहे हैं, ऐसे बिजनेस को हम ट्रेडिंग बिजनेस नाम दे सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, ऐसे बिजनेस को हम ट्रेडिंग बिजनेस नाम दे सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम उसको खुद तैयार नहीं कर रहे हैं, कहीं और से तैयार किया हुआ है, उसको मैंने लाया, खरीद करके लाया, उसको मैंने क्या कर दिया, सेल कर दिया। आप समझ सकते हैं, इसके अंतर्गत बहुत सारे बिजनेस आ जाएगा, ट्रेडिंग के अंतर्गत बहुत सारा बिजनेस आ जाएगा। हाँ, किराने की दुकान हो गई आपकी, ऐसे बहुत सारी दुकानें आ जाएंगी। अब एक्सप्लेन मत करिए, आप ये समझिए कि ट्रेडिंग का मेन मतलब ये होता है कि किसी प्रोडक्ट को आपने खरीदा और किसी कस्टमर को आपने सेल कर दिया, ऐसे बिजनेस को हम ट्रेडिंग बिजनेस नाम दे सकते हैं। कोई दिक्कत। अब चलिए, इसके बाद से आता है मैन्युफैक्चरिंग, और मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है उत्पादन। मैन्युफैक्चरिंग को हम हिंदी में बोलते हैं उत्पादन। देखते हैं ना, कोई प्रोडक्ट हम खरीदते हैं तो लिखा रहता है मैन्युफैक्चर्ड बाई, मतलब किसके हिसाब से उसको उत्पादन किया गया है, किस कंपनी के माध्यम से उसको तैयार किया गया है, वो मैन्युफैक्चर्ड बाई और अपनी कंपनी का नाम मेंशन किया गया है, इसके माध्यम से उसको तैयार किया गया होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये होता है कि किसी प्रोडक्ट को अगर हम सेल कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट को हम खुद ही उत्पादन कर रहे हैं, तब जाकर के बेच रहे हैं। उस प्रोडक्ट को मैंने खुद ही तैयार किया, खुद ही मैंने बनाया, और तब जाकर के किसी कस्टमर को हम सेल कर रहे हैं, ऐसे बिजनेस को मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बोला जाता है। समझ में आ रहा है ना, ऐसे बिजनेस को मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बोला जाता है, जो हम खुद तैयार कर रहे हैं और तब जाकर के किसी और को सेल कर। जैसे कि मान के चलिए, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, मान के चलिए कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया कि हमको खुद का बैग तैयार करना है, बैग तैयार करके और तब जाकर के किसी और कस्टमर को हमको सेल करना। तो अगर हमको बैग तैयार करना होगा तो इसके लिए सारे मटेरियल हमको खरीद के लेके आना पड़ेगा, बोलिए, उसका उत्पादन करना पड़ेगा। इसके साथ साथ हमको मजदूरी को रखना पड़ेगा, मजदूरों को रखना पड़ेगा, और जब हम उसको तैयार करेंगे तभी तो किसी और को हम सेल करेंगे, बोलिए। अब उसके लिए क्या क्या लगेगा, बैग का, अगर आपको बैग तैयार करना है तो बैग का कपड़ा आपको खरीदना पड़ेगा, उसके लिए चैन आपको खरीदनी होगी। ऐसे लिए आपको जो है, मान के चलिए कि आपका बैग का जो क्या होता है, जो आपका जो भी मतलब धागा वगैरह होता है, वो सारा आपको खरीदना पड़ेगा। ये सब तक जब खरीदेंगे और तब आप लेबर को रख करके आप उसको बनवाएंगे, और तब बनवाने के बाद अगर आप उसको सेल करते हैं, ऐसे बिजनेस को मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नाम दे सकते हैं। या फिर मान के चलिए कि एक मैंने मोबाइल का दुकान किया, उस मोबाइल की दुकान में सारे पार्ट्स मैंने अलग अलग से खरीद के लेके आया, और तब जाकर के मैंने उसको बनाया, बनाने के बाद तब हम कस्टमर को सेल कर पा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस।
समझ में आ रहा है ना? इसको मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बोल सकते हैं। अब इसके बाद से कौन सा बिजनेस आता है? सर्विसेज की बिजनेस। जैसे कि आपके यूट्यूब पे बहुत सारे सर्विसेज मिलते हैं, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आपको मिलते हैं। आप देखिए, कोई चीज का प्रचार है, 30 सेकंड 25 सेकंड का प्रचार आता है, वो एक प्रकार की सर्विस आपको कंपनी दे रही है, उसका भी अलग से उसको चार्ज मिलता होगा। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल, कि नवरत्न कूल का अगर जो है, मान के चलिए अमिताभ बच्चन अगर वो क्या कर रहे हैं, उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो कंपनी उनको पैसा देती है, तो वो उनके लिए सर्विसेज की बिजनेस कहलाएगी, क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तब जाकर के वो कंपनी उनको सैलरी के बेस पे रखी हुई है। एक प्रकार की ऐसी बिजनेस को हम सर्विसेज की बिजनेस बोल सकते हैं। वकील सर्विस देता है, एक टीचर आपको सर्विस देता है, एक डॉक्टर आपको सर्विस देता है। ये सब बिजनेस आपके सर्विसेज के बिजनेस में आते हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? तो ये 3 प्रकार के बिजनेस मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपका पहला बिजनेस है ट्रेडिंग बिजनेस, दूसरा बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, और तीसरा बिजनेस है आपका सर्विसेज के बिजनेस। आप देखे होंगे बड़ी बड़ी कंपनियों में सेमिनार करवाया जाता है, उसमें जैसे कि टीम का मालिक आता है, मैनेजर आता है, बहुत सारे लोगों को क्या करके ब्रीफ करके उसके बाद से चले जाता है, किसी कंपनी के किसी प्रोडक्ट के बारे में बता करके चला जाता है। वो आपको एक प्रकार की सर्विस दे रहा है, वो सर्विस अपना एडवर्टाइजमेंट की सर्विस दिया, कंपनी उतना ही के लिए उसको हायर किया हुआ है। अगर वो किसी मीटिंग में जाता है तो मान के चलिए कि एक सेमिनार में गया, उसका टाइम मेंटेन रहता है कि मात्र आपको सेमिनार में मात्र आपको 20 से 25 मिनट ही आपको बोलना है, फिर उसके बाद से दूसरे वो कंपनी में चला जाता है, फिर ऐसे कई चेंज करके वो काफी मात्रा में पैसे अपना अर्निंग कर लेता है। तो उसके लिए जो बिजनेस है वो सर्विसेज की बिजनेस, क्योंकि वो सर्विस दे रहा है। और कौन सी सर्विस? तो एडवर्टाइजमेंट की सर्विस आपका देती है। ऐसे बिजनेस को हम सर्विस बिजनेस बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा नहीं कि कुछ आपको मिलता, ये एक प्रकार की सर्विस आपको दिया जाता। एक टीचर आपको सर्विस देने का काम करता है, एक डॉक्टर आपको सर्विस देने का काम करता है, एक वकील आपके केस को सुन करके उसको सॉल्व करता है, वो भी एक प्रकार का सर्विस देने का काम करता है। तो ऐसे बिजनेस को हम सर्विसेज बिजनेस बोल सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए, अगला जो पॉइंट आपका दिया है, ये है आपका प्रोप्राइटर। क्या दिया? प्रोप्राइटर। और प्रोप्राइटर का मतलब होता है मालिक। प्रोप्राइटर का मतलब मालिक। और यहाँ पे लिखा भी है, देखिए, कह रहा है कि जो व्यक्ति किसी व्यापार में पूंजी लगाने का जोखिम उठाता है और व्यापार में होने वाले लाभ और हानि के लिए खुद ही जिम्मेदार होता है, वो बिजनेस का प्रोप्राइटर कहलाता है। बिजनेस का मालिक, बिजनेस का स्वामी, जिसको हम बोल सकते हैं कि बिजनेस का प्रोप्राइटर होता है। और बिजनेस में कैपिटल लगाने का काम प्रोप्राइटर ही करता है। प्रोप्राइटर का स्पेलिंग गलत है, इसको सुधार लीजिए आप लोग। जैसे कि प्रोप्राइटर का मेन मतलब होता है मालिक। अब जैसे इसमें स्पष्ट शब्दों में यहाँ पे दिया भी गया है, देखिए एकदम सही सही शब्दों में लिखा हुआ है ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे प्रोप्राइटर के बारे में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति किसी व्यापार में पूंजी लगाने का जोखिम उठाता है और व्यापार में होने वाले लाभ और हानि के लिए जिम्मेदार होता है, वही उस बिजनेस का प्रोप्राइटर कहलाता है। ये प्रोप्राइटर का स्पेलिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको सही कर लीजिएगा। एक जो प्रोप्राइटर होता है अपने बिजनेस में पूंजी लगाने का काम वही करता है। अगर उसके बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो उसका जिम्मेदार प्रोप्राइटर ही होगा, अगर उसके बिजनेस में लॉस होता है तो उसके जिम्मेदार प्रोप्राइटर ही होगा। समझ में आ रहा है ना? क्यों? क्यों? क्योंकि टोटल पूंजी लगाने का काम कौन किया? बिजनेस का मालिक, बिजनेस का स्वामी किया हुआ। इसलिए हमारे प्रोप्राइटर जो होते हैं, ये समझिए कि प्रोप्राइटर हमारे बिजनेस के मालिक होते हैं, बिजनेस के ऑनर होते हैं, जो बिजनेस को ऑपरेट करने का काम करते हैं। समझ में आ रहा है ना? अब चलिए, इसके बाद से यहाँ पे एक शब्द आता है आपका अकाउंटिंग पीरियड। क्या दिया? अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब ये होता है कि जो हमारा समय अवधि होता है, किसका? अकाउंटिंग का जो समय अवधि होता है। तो जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एक रेगुलर पीरियड समय अवधि जिसके लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं, वही हमारा अकाउंटिंग पीरियड कहलाता है। कह रहा है कि एक रेगुलर पीरियड समय अवधि जिसके लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपना तैयार करते हैं, वही हमारे लिए क्या कहलाता है? अकाउंटिंग पीरियड कहलाता है। जैसे कल की क्लास में मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल ईयर के बारे में। ये जो फाइनेंशियल ईयर आपका चल रहा है, 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ है और 31 मार्च 2025 को खत्म होगा। 1 अप्रैल 2024 को स्टार्ट हुआ है और 31 मार्च 2025 को जाकर के खत्म होता है। तो ये आपका क्या है? अकाउंटिंग एक पीरियड, ये 1 साल का है। आप जोड़ के देखिए,
1 अप्रैल से लेकर के और 31 मार्च का समय कितना होगा? 1 साल का समय। ये आपका अकाउंटिंग पीरियड है। और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं। अगर हमारा बिजनेस 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ और 31 मार्च को हमारा मतलब यहाँ पे फाइनेंशियल एंड हो रहा है, तो हम 31 मार्च को एक फाइनल स्टेटमेंट बनाते हैं कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ। समझ में आ रहा है ना? वही बात इसमें कह रहा है कि एक रेगुलर पीरियड समय होती है जिसके लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं। अगर हमारा बिजनेस 1 साल के लिए है तो उसके अकॉर्डिंग हम एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपना तैयार करेंगे। अगर हमारा बिजनेस 6 मंथ के लिए है तो 6 महीने के लिए अपना एक स्टेटमेंट तैयार करेंगे। अगर हमारा बिजनेस 3 महीने के लिए है तो 3 महीने में हम एक बार अपना स्टेटमेंट तैयार करेंगे, ये जांच करने के लिए कि हमारा बिजनेस की रिस्पॉन्स क्या। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे कि 1 मंथ, ये अकाउंटिंग पीरियड के बारे में बता रहा है। देखिए कह रहा है कि अकाउंटिंग पीरियड 1 मंथ का भी हो सकता है, क्वार्टर का भी हो सकता है और ईयर का भी हो सकता है। ईयर की बात किया जाए तो ईयर मतलब होता है आपका साल। 1 अप्रैल 2024 से लेकर के और 31 मार्च 2025 तक का समय ये आपका ईयर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम क्वार्टर के बारे में बात करें तो क्वार्टर का मतलब होता है 3 महीने में एक बार आप उसका रिस्पॉन्स जान सकते हैं। क्वार्टरली एग्जामिनेशन होता है ना, त्रैमासिक जिसको बोला जाता है, 3 महीने में एक बार। अगर हम 3 महीने को भी सेलेक्ट करेंगे तो अप्रैल, मई और जून, 3 महीने का एक बार हम निकाल सकते हैं। अगर केवल सिंगल मंथ की बात करें तो सिंगल मंथ में जैसे कि अप्रैल का पहले मैंने जाना, फिर मैंने अब मतलब इस तरीके से आपका अप्रैल हो गया, फिर मई हो गया, फिर जून हो गया। जब भी स्टार्ट करेंगे तो अप्रैल से ही स्टार्ट करेंगे। 6 महीने का नहीं, 6 महीने का नहीं देता। 6 महीने मैंने बता दिया है, लेकिन 6 महीने का नहीं होता है। देखिए एक फाइनेंशियल, ये जो आपका फाइनेंशियल पीरियड होता है यहाँ पे दिया अकाउंटिंग पीरियड 1 महीने का हो सकता है, 3 महीने का हो सकता है और 1 साल का भी हो सकता है। ये 3 भागों में अकाउंटिंग पीरियड को बांटा गया है। मतलब आप अपने बिजनेस को जो ट्रैक आप कर पाते हैं या जो भी आप अपना स्टेटमेंट तैयार करते हैं वो स्टेटमेंट आपका सिंगल मंथ का भी हो सकता है, 3 महीने का एक बार भी हो सकता है और 1 साल का भी आप आसानी तरीके से रिपोर्ट बना सकते हैं। उसको हम अकाउंटिंग पीरियड के नाम से जानते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? तो चलिए आज के लिए इतना ही। शेष हम चार्ट्स ऑफ अकाउंट से आगे की क्लास में पढ़ा जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप घर से पढ़ के आइएगा।